हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। आज की सीरीज जो मैं आपके सामने लेके आया हूं ये 10th नंबर की सीरीज है। इससे पहले आपने संविधान की 9 सीरीज देख ली हैं और वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 9 तक आपको कंप्लीट सीरीज देखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तभी आपको लाभ मिलेगा। और जब आप इनका सबका प्रयोग करोगे तो आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाएंगे और आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि हमें स्टडी करना कैसे होता है। ठीक है, और आप सबका स्वागत है गुप्ता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अब चलते हैं इस यात्रा में। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? आप जानते हो बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तो आप देखिएगा क्यों, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है, भारत में संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949 में। ध्यान देना, आप लोगों को एक बात याद रखना है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया, एडॉप्ट किया संविधान सभा के द्वारा? 26 नवंबर 1949 के द्वारा। किसके द्वारा? 26 नवंबर। कब बेटा? बोलो बोलो, वेल डन। 26 डे ऑफ नवंबर 1949 के द्वारा भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया। जबकि भारत में इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान संपूर्ण भारत पर लागू हो गया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के 16 आर्टिकल भारत पर लागू हो गए थे तत्काल। ये बातें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है, 26 नवंबर 1949 को भारत ने संविधान स्वीकार किया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया। उम्मीद करता हूं यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ को मूव करते हैं। यह वो संविधान सभा है जिस संविधान सभा में कुल कितने लोग हैं? 389 लोग हैं। परंतु हमारे भारत के संविधान में जब संविधान को स्वीकार किया हमने, स्वीकार कब किया संविधान सभा ने? 26 नवंबर को। तो तब तक इसमें कुल कितने लोग बचे थे? याद रखो 284। तो 284 लोगों के ही भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, ये वो संविधान सभा आपको दिख रही है, थोड़ी ब्लर पिक्चर दिख रही होगी, बट आप लोगों को याद रखना है टोटल मेंबर्स कितने थे संविधान सभा में जब संविधान बनना शुरू हुआ? 389 थे। और आज वर्तमान में कितने हैं? जब संविधान बन के तैयार हुआ और बनने के बाद जब लोगों की लास्ट मीटिंग हुई तो उसमें कुल कितने लोग आए? 284 लोग आए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पर है। इन 1967 which of the following language was included in the list of state language of the Indian Constitution? 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? आप सभी को मालूम होना चाहिए, मूल संविधान में जो मूल संविधान था, फंडामेंटल जो हमारा संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें टोटल भाषाएं कितनी थी संवैधानिक? 14 लैंग्वेज थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। तो बाद में हमने 8 भाषाओं को ऐड किया। तो 8 भाषाओं को जो ऐड किया तो सबसे पहले किसको किया? सिंधी लैंग्वेज को किया। और सिंधी लैंग्वेज जो हिंदुस्तान में संविधान की भाषा में आई, तो सिंधी कब आई? 1967 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 21st अमेंडमेंट के द्वारा। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में सिंधी भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो 14 से कितनी हो गई? 15 हो गई। फिर 3 भाषाएं वापस ऐड हुई। 3 भाषाएं मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, ये कब आई? 71st अमेंडमेंट के द्वारा। कब आई स्टूडेंट? 71st अमेंडमेंट के द्वारा। और फिर प्लस 4 और आई, BDMS। कौन कौन सी? BDMS आप सभी को पता है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। देखो, सिंधी 15वीं भाषा। मकान से क्या याद रखना है? मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। तो 15 + 3 18 हो गई, प्लस बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये कौन सा अमेंडमेंट था? 92nd अमेंडमेंट था। तो आप लोगों को क्या याद रखना है? सिंधी कब आई? 21st अमेंडमेंट में। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली कब आई? 71st अमेंडमेंट में। 71st और 21 ऐड कर दो, कितना बचता है? 92 अमेंडमेंट में क्या आई? 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस तरीके से एक सवाल से आपने काफी सवालों का जवाब देख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य, देखो पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा।
किस राज्य की कौन सी भाषा है, आप लोगों को यह भी ध्यान देते चलना है। आप खुद देखिएगा, मैंने अभी अभी कुछ देर पहले बताया है, सिंधी भाषा को कब 1967 में भारत के संविधान का अभिन्न हिस्सा बनाया गया। अब सिंधी भाषा भारत के कौन कौन से राज्यों में बोली जाती है? गुजरात में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। इस तरीके से कौन सी लैंग्वेज कहां बोली जाती है आपके सामने पूरा ब्यौरा है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना लेना। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि बताइए डोगरी भाषा कहां की है, बोडो भाषा कहां बोली जाती है, संथाल भाषा कहां बोली जाती है। तो आप इन 22 लैंग्वेज को देखेंगे, 22 लैंग्वेज आपके सामने हैं और उन्हें कब कब हमने स्वीकार किया वो डेट आपके सामने है, और कौन कौन से राज्यों की वो भाषाएं हैं वो आपके सामने हैं। प्लीज इत्मीनान के साथ नोट्स बना लेना, आपका काम हो जाएगा। एक ही वीडियो गागर में सागर भरने के लिए लायक होती है। अगर आप इन वीडियोस को देखते रहेंगे तो बाहर से कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का जनक किसको कहते हैं? ये तो आप लोगों को मालूम ही है, ये तो जग जाहिर सवाल है, ये तो प्रचलित सवाल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ये जो ऊपर जितने भी नाम हैं इनके बारे में भी आप जानते होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक हिंदुस्तान में आप सभी को पता है ना बेताज बादशाह रहे हैं, और अंग्रेज तो इनको अशांति का जन्मदूत कहते थे, क्योंकि जहां भी जाते थे अंग्रेजों की पिटाई स्टार्ट हो जाया करती थी। और जवाहरलाल नेहरू तो चाचा जी कहलाते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कौन है? हिंदुस्तान के संविधान का निर्माता माना जाता है इनको। ऐसा क्यों? क्योंकि 29 अगस्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया था। 29 अगस्त 1947 में, 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? 7 थे। लेकिन कहोगे कि सर फोटो में तो 8 दिख रहे हैं। हे योद्धाओं, योद्धा बैच के वीरों, आप लोगों को याद रखना है 7 तो ये थे, प्लस एक सलाहकार भी तो थे, संवैधानिक सलाहकार। तो ये वो लोग दिख रहे हैं। बीच में भारत रत्न कौन? डॉक्टर अंबेडकर जी बैठे हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिस्पॉन्सिबल टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? वो कह रहा है जब संविधान बनाया जा रहा था तो इनमें से वो कौन थे जो संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो आप लोगों को पता है सभी को कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी का कोई जिक्र नहीं है, संविधान बनाने में इनका रोल नहीं है। तो इन्होंने तो आइडियाज दिए। आपने देखा है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में गांधीवादी विचार हैं, ठीक है, बट ये संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी थे, जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, सरदार पटेल जी भी थे। लेकिन इस सवाल के अनुसार जवाब क्या आएगा? ए जवाब आएगा। बात क्लियर है? अब आप कहोगे कि ठीक है सर, ये तो बात हमें समझ में आ गई, लेकिन सर हमें थोड़ा सा और बताइएगा, एक्सप्लेनेशन करते चलिएगा। तो अब यहां पर देखिएगा आप, इस सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा। अब यहां पर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिएगा। महात्मा गांधी जी क्या नहीं थे? वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, आप लोगों को ये तो शायद पता है ना, कांग्रेस के भी केवल एक ही बार अध्यक्ष रहे हैं ये महात्मा गांधी जी। कांग्रेस के फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अध्यक्ष कब रहे? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। कांग्रेस के केवल पहली बार अध्यक्ष रहे कौन से ईयर में, और वह सेशन कहां हुआ था? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इसका। मैं समझ सकता हूं योद्धा बैच बिल्कुल तैयार हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आप देखिएगा नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पर है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी अभी देखो कितनी बार यह सवाल रिपीट हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, ये तो सभी को पता है। अब देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्योंकि इतनी बार सवाल आया है भैया, इस वजह से बार बार ये सवाल आ जाता है, क्योंकि हर सेट में है कहीं ना कहीं।
ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि अधिकारी थे, लॉ ऑफिसर थे, कानून मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? कृषि मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री। और 26 जनवरी 1950 में देश के पहले राष्ट्रपति। 24 जनवरी को राष्ट्रपति डिक्लेयर हो गए थे और 26 जनवरी को तो स्वतंत्र भारत, गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में देश के पहले प्रथम प्रधानमंत्री की भूमिका में रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। On which day is Constitution Day celebrated every year in India? आप सभी को पता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जब संविधान देश ने स्वीकार किया था। तो वह डेट कौन सी है? 26 नवंबर। कौन सी डेट है? 26 नवंबर को संविधान बनके तैयार हुआ था, तो उसी डेट को हम संविधान दिवस के तौर पर स्वीकार किए हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, एवरी ईयर मनाया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। 26 नवंबर को संविधान दिवस, क्योंकि उस दिन संविधान बनके तैयार हुआ था और जिस दिन उसे लागू किया गया पूर्णतः भारत में, उस डेट को हम गणतंत्र दिवस बोलते हैं। तो इन दोनों डेट्स में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान दिवस के तौर पर बोल रहे हैं 26 नवंबर, क्योंकि इस दिन हमने भारत के संविधान को स्वीकार किया था और भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ऐसा भी आप जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन है आपके सामने, हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? बताइए, राजनीतिक कुंडली के तौर पर किसने किया? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने क्या कहा? यह भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। क्या है? यह राजनीतिक कुंडली है, यह बात आप लोगों को याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है। देखिएगा, आप यहां पर सारे सवाल को बेहतर तरीके से जवाब दिया है। के.एम. मुंशी साहब ने क्या कहा? प्रीएम्बल इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अच्छा, कन्हैयालाल के मुंशी साहब के बारे में थोड़ा सा तो पढ़ लीजिएगा। ये कौन थे? मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी वही स्वराज पार्टी है जिसको मोतीलाल नेहरू ने 1923 में क्या किया था? उद्घाटन किया था, इसको चलाया था, क्रिएट किया था। आगे क्या है? ये सरदार पटेल जी से बड़े क्या थे? प्रभावित थे। आगे क्या लिखा है? फाउंडर ऑफ भारतीय विद्या भवन 1938। क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय विद्या भवन 1938 में बन के तैयार हुआ, इसका संस्थापक कौन है? कौन? के मुंशी साहब थे। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। और भारतीय संविधान में क्या ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर की भूमिका में भी रहे हैं। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। When was the first constituent assembly election held in India? भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? आप सबको पता है संविधान सभा का, देखो क्या पूछ रहे, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, आपने सुना होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी। तो आप समझ सकते हैं संविधान की जब प्रथम बैठक हुई होगी तो चुनाव होके ही हुई होगी। तो 1946 क्या आएगा? 1940 में, 1940 में। अब आपको कि सर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, क्या लिखा है? First time in New Delhi on 9 दिसंबर 1946 in the Constitution Hall which is now known, अब वर्तमान में क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस। वर्तमान में इसका नाम ये है। उन दिनों इसका नाम क्या था? उन दिनों क्या नाम था? कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल नाम था इसका। क्या नाम था? कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है। आज क्या नाम है? सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट के नाम से इसको जानते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखो ये है वो, याद रखना, एक्सप्लेनेशन समझिएगा। ये वो सेंट्रल हॉल है जिसको सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। उन दिनों कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली के नाम से इसको जाना जाता था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पर है, सेकंड लास्ट सवाल है। हे कॉम्पिटिटर, ये सेकंड लास्ट सवाल है। देखो हमारा मेन उद्देश्य गुप्ता क्लासेस का यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिलता रहे। सारी वीडियो, सारे लेक्चर्स आपको एवरीडे मिल रहे हैं, बस उनका लाभ उठाइएगा। बताइए क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू चेयरमैन एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया?
मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? आप सभी को मालूम है, जब हिंदुस्तान में मोतीलाल नेहरू जी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं। मोतीलाल नेहरू जी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं। अब इनके बारे में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अंग्रेजों ने हमें चैलेंज दिया था कि अगर आप अपना संविधान बना के दिखा पाए तो हम आपके देश से चले जाएंगे। तो मोतीलाल नेहरू जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। एक्सेप्ट करने के बाद हमने उनके सामने अपना संविधान बना के दिखाया था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना जी ने कुछ गड़बड़ी बता दी थी और 14 पॉइंट की गलती बताई थी। तो उस 14 पॉइंट को क्या बोलते? 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना। तो किसने? मोतीलाल नेहरू जी ने अपना संविधान कब पेश किया था? बताइए बताइए। 1928 में, 1928 में। आप जानते हैं साइमन कमीशन आया था भारत में। तो साइमन कमीशन में जो हेड था लॉर्ड साइमन, उसका मेन मकसद क्या था? भारत का संविधान बनाना। परंतु उसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। हमारा केवल विरोध यही तो था कि देखो आप हमारे देश का संविधान बनाने के लिए आए हो, परंतु हमारे देश के किसी व्यक्ति को तो आपने इसमें रखा नहीं है। क्या हम में कोई योग्य नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप में से कोई योग्य नहीं है, जैसा हम बनाएंगे आपको स्वीकार करना होगा। हमने उनका विरोध किया और इस विरोध में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के कारण हत्या हो गई। और वहीं पर हमने क्या एक नारा दिया? गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। लॉर्ड साइमन डर गया, तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम बना सकते हो तो बना के दिखाओ, लेकिन हमारे घर में ही हमारे कुछ खिलाफ हो गए लोग। इस तरीके से जो नेहरू रिपोर्ट थी वो फेल हो गई। लेकिन आई कब थी? 1928 में। अब आप देखेंगे ये है मोतीलाल नेहरू जी के बारे में कुछ बातें। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप सभी देखेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट कब आई? आप सभी को पता है, अगस्त 28, 1928 में आई। अब आप कहोगे कि ठीक है सर, मोतीलाल नेहरू जी कौन थे? तो ये है मोतीलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फादर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फादर और आज वर्तमान में राहुल गांधी जी के पड़दादा, दादा के भी दादा, दादा के भी दादा, पड़दादा। देखो उनके पिताजी कौन? राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाबा जी कौन? राजीव गांधी के बाबा कौन? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के भी पिताजी कौन? मोतीलाल नेहरू जी। आप देखिएगा, आप इन्होंने क्या क्या डिमांड की थी इसमें? बस हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, आधा ही राज्य दो, अधिराज्य दे दो। अधिराज्य का मतलब पूरी आजादी नहीं चाहिए, आधी रोटी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स दे दो हमें। इन्होंने ये सारी बातें उठाई थी। इन सारे पॉइंट्स को आप अपने पास लिख लो नोट्स में। अब चलते हैं आज की इस क्लास के लास्ट सवाल पर। आज की क्लास का लास्ट सवाल है आपके सामने। लास्ट सवाल क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? अब देखो, भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक, आप जानते हो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे पास है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट, सिंगल टायर गवर्नमेंट। आप लोगों को सबसे पहले समझ में आना चाहिए संघीय ढांचा। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम? इंडियन फेडरल सिस्टम की क्या विशेषता नहीं है? देखो, फेडरल सिस्टम में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वो मेरे पास है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिल्कुल भारत में क्या है? न्यायपालिका स्वतंत्र है। आगे क्या लिखा? सिंगल टायर गवर्नमेंट ना, मेरे यहां सिंगल टायर कहां है गवर्नमेंट? यहां पर तो मल्टी टायर है, कहीं 3 टायर है, कहीं 4 टायर है, कहीं 2 टायर है। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, गांव की सरकार, खंड की सरकार। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट, ये तो बिल्कुल है। हम अपने यहां पर केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा करते हैं, बट आपात परिस्थितियों में सारी शक्ति कहां निहित हो जाती है? कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में हो जाती है। परंतु ये फेडरल गवर्नमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इसका जवाब क्या आएगा? सी आएगा। अब आप कहोगे कि सर एक्सप्लेनेशन भी बता दो। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए, संघीय व्यवस्था ये है। संघीय व्यवस्था में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी होनी चाहिए, मतलब दोहरा शासन, द्वैत शासन। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस लेवल्स, बिल्कुल सारे लेवल पर पावर की शक्तियों को बंटवारा है, केंद्र में अलग है, स्टेट में अलग है। और आगे क्या लिखा है? रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ड्यूअल सिटीजनशिप, बाइकैमरलिज्म। ये सारे किसके? फेडरल गवर्नमेंट की कहानी है, मींस अमेरिका में। ठीक, लेकिन भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। ये फेडरल का विरोध करता है, क्योंकि कुछ चीजें हमने अमेरिका से ली हैं और कुछ चीजें हमने इंग्लैंड से ली है। तो भारत का संविधान तभी तो क्वासी फेडरल है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाइकैमरलिज्म है, द्विसदन है, लोकसभा राज्यसभा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन का जवाब दे दिया है।
अब मुझे बताओ, क्या ये सेशन आपको पसंद आया? अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और पसंद आया हो तो कमेंट करिएगा, ओके? और भी ज्यादा पसंद आ जाए तो शेयर कर दीजिएगा। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आपसे जरूर एक बात कहूंगा, प्लीज एक बात और सुनिएगा। सारी वीडियोस को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और कंटिन्यूटी मेंटेन करिएगा, आप जीत जाओगे। बस इसी वचन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देकर आपसे अलविदा करता हूं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।